नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 12 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए बदलावों के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ऑप्शन हैं 6, 7, 8 या फिर 10। तो आंसर है 6 राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में है। आइए डिटेल्स देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है और इसके अलावा चुनाव आयोग ने सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनको राष्ट्रीय दलों के रूप में अमान्य करार दे दिया है। और इस तरीके से अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अब इनमें से ये जो 6 पार्टियाँ दी हुई है, इनमें से सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? तो वो है कांग्रेस। 1885 में जो फॉर्म हुई थी, गठित हुई थी, और अब वर्तमान में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो इस तरीके से ये 6 पार्टियाँ हैं। इनमें से ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर साइड में ज़्यादा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या शर्तें होती है। तो पहली कंडीशन है, कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीते। अब इसका क्या मतलब है? लोकसभा चुनाव, अब देखिए लोकसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ होते हैं, जैसे 2019 में हुए थे। अब मान लेते हैं कि उस लोकसभा चुनाव में कोई भी 3 राज्य, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, और कोई भी पार्टी मान लेते हैं कि भाजपा, तो भाजपा को उन 3 राज्यों में या उन 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीतनी होंगी। अभी 2% सीट कितनी हो रही है? तो क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। तो 545 का 2% कितना हो जाएगा? 545 का 2% 11 सीट होंगी। तो मतलब ये है कि उन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं, उन वोटों में से 2% वोट इस पार्टी को मिलना चाहिए। जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से 11 वोट इस पार्टी को मिलने चाहिए, तब ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। उसकी ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। अब ये क्या है? तो देखिए, कोई भी पार्टी मान लीजिए लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट जुटाए। जैसे यहाँ पे कितने थे? 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% वोट इन लोगों को हासिल करने थे। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में 6% वोट, अगर 6% वोट अगर मिल जाएंगे, और उसके साथ एक और क्या कंडीशन है? प्लस 4 लोकसभा सीटें रहनी चाहिए। ये कंडीशन तो फुलफ़िल करेंगे ही। उसके बाद 4 लोकसभा सीटें इसमें रहनी चाहिए दूसरी कंडीशन में। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। या फिर तीसरा एक कंडीशन और क्या है? कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। कोई भी पार्टी 4 या फिर इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी अगर बन जाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस में से, इन शर्तों में से जो पार्टी एक भी शर्त पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। एक बार और देखते हैं। कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीते। 3-2 ऐसे करके याद कर लेते हैं। 3-2 का फॉर्मूला है, 3-2 का फॉर्मूला है या 3-2 का फॉर्मूला है। तो कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीते। दूसरा क्या है? मतलब या फिर 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। इसको हम लोग 4-6 से याद कर लेते हैं। 4-6 का फॉर्मूला कर लेते हैं। तो 4-6 के इससे हम लोग याद कर सकते हैं। उसमें कितना है? 3-2 का है फॉर्मूला, इसमें है 4-6 का फॉर्मूला। 3 राज्य 2% वोट और यहाँ पर 4 राज्य 6% वोट, इस तरीके से। और तीसरी कंडीशन क्या है? कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी अगर बनती है तो वो ऑलरेडी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा। ये 3 कंडीशंस में से कोई भी एक फुलफ़िल होगी तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लाभ होते क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी को
पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। देखिए, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या फिर उसे चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। अब भारतीय निर्वाचन आयोग अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है तो फिर उस पार्टी के लिए एक चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाता है। एक जो इलेक्शन सिंबॉलिक है उसका वो फिक्स हो जाएगा। वो चाहे फिर उस पार्टी का उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़े, उसे वही चुनाव चिन्ह हमेशा मिलेगा। तो ये चुनाव चिन्ह उसके लिए हमेशा फिक्स हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। वह चुनाव चिन्ह किसी भी दूसरे दल को नहीं दिया जाता। चुनाव के वक्त राष्ट्रीय पार्टियों को पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन के टीवी चैनल पर मुफ्त में चुनाव प्रचार करने का समय दिया जाता है। तो चुनाव प्रचार किया जा सकता है दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, इन सब के लिए अलग अलग समय अलॉट होता है। मान लेते हैं अभी कितनी 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, तो भाजपा के लिए अलग, आम आदमी पार्टी के लिए अलग, बहुजन समाज पार्टी के लिए अलग, इन सब के लिए अलग अलग समय दिया जाता है। तो दूरदर्शन या आकाशवाणी में चुनाव प्रचार करने के लिए समय मिल जाता है। उसके बाद हर राष्ट्रीय पार्टी 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। जो स्टार प्रचारक होते हैं वो 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। और जो स्टार प्रचारक का जो खर्चा होता है, वो जो चुनावी खर्चा होता है, वो उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। तो ये एक तरीके से उम्मीदवार का फ़ायदा हो गया। और स्टार प्रचारक अगर प्रचार करेंगे तो ये जनता और ज़्यादा जागरूक हो जाएगी उस पार्टी के लिए। तो ये फ़ायदे होते हैं। तो ये हम लोगों ने बेनिफिट देख लिए कि एक चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाता है, पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं। दूसरा, पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन सब पर चुनाव प्रचार करने का मौका दिया जाता है पार्टी को। और हर राष्ट्रीय पार्टी जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हम लोगों को ये याद रखना है। एक है भाजपा, एक है कांग्रेस, एक है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, एक है नेशनल पीपल्स पार्टी, एक है बहुजन समाज पार्टी और एक है आम आदमी पार्टी जिसे अभी मिला है दर्जा। तो ये 6 पार्टियां हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नई पेंशन प्रणाली, न्यू पेंशन सिस्टम की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं दीपक मोहंती, TV सोमनाथन, दीपक खांडेकर, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। तो आंसर है TV सोमनाथन। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 4 सदस्यीय समिति होगी। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? वित्त सचिव TV सोमनाथन द्वारा की जाएगी। समिति ये सुझाव देगी। क्यों इस समिति का, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इस समिति का गठन क्यों किया गया है। तो कारण क्या है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गैर भाजपाई सरकार है और यहाँ की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। तो इसीलिए ये समिति गठित की गई है, ताकि ये समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा ढांचों में कोई बदलाव ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि ये जो राज्य हैं ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। तो एक तरीके से ये समिति ये डिसाइड करेगी कि जो न्यू पेंशन योजना लागू है, न्यू पेंशन स्कीम लागू है, वो कहाँ तक सही है या फिर गलत है जो ये राज्य मांग कर रहे हैं। इस तरीके से उसमें देखेंगे कि बदलाव ज़रूरी है या फिर नहीं है। अब इस कमेटी के रिव्यू के बाद सरकार फैसला लेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो 1 जनवरी 2004 के पहले तक लागू थी। 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि पुरानी पेंशन स्कीम, अब देखिए ये राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को क्यों लागू कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम को माना जाता है कि वो ज़्यादा सेफ़ है कंपेयर टू न्यू पेंशन स्कीम, क्योंकि उसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं लुइस कैफ्रेली, CR राव, डेविड चिपरफील्ड या नीना गुप्ता। तो आंसर है CR राव। ये लुइस कैफ्रेली, ये कौन है? इनको हाल ही में एबेल प्राइज़ मिला था, मैथ्स का एबेल प्राइज़ ये मिला था। और डेविड चिपरफील्ड, इनको प्रित्जकर पुरस्कार,
जो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है प्रित्जकर पुरस्कार, ये इनको दिया गया था। और नीना गुप्ता ये भारतीय मैथमेटिशियन है, भारतीय मैथमेटिशियन है। तो इसका आंसर क्या है? CR राव। आइए देखते हैं। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव CR राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि 75 साल पहले उनके कार्यों ने सांख्यिकी सोच में क्रांति ला दी थी। 75 साल पहले कैसे? इतने समय पहले कैसे? क्यों? क्योंकि वर्तमान में CR राव 102 साल के हैं, 102। उनकी एक थ्योरी, उनकी कुछ इस तरीके की थ्योरी थी, वाइटल इन स्टैटिक्स थ्योरी, इसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन के अनुसार 75 साल पहले राव का काम विज्ञान पर गहरा प्रभाव डालता है। CR राव, जो अब 102 वर्ष के हैं, वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमिरेट्स और बफेलो विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोफेसर हैं। तो इनसे ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सीख है एक तरीके से, जो हम लोग समझ सकते हैं, बहुत बड़ी या मोटिवेशन कह सकते हैं कि ये 102 साल के हो गए हैं बट फिर भी ये कंटिन्यूस अपना काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ सीखने वाली। अब आगे क्या है कि CR राव को पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इनको क्या मिला है? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा आर्मगेडॉन चैंपियनशिप सीरीज़ 2023 का दूसरा इवेंट जीता गया है? ऑप्शन हैं डी गुकेश, नोरिदबेग अब्दुसातरोव, व्लादिमीर क्रेमनिक, कार्तिकेयन मुरली। तो आंसर है डी गुकेश, ये हैं डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन उज़्बेकिस्तान के नोरिदबेग अब्दुसातरोव को फाइनल में हराकर विश्व शतरंज आर्मगेडॉन एशिया और ओशिनिया स्पर्धा जीत ली है। एशिया और ओशिनिया स्पर्धा जीत ली है। गुकेश और अब्दुसातरोव दोनों ने सितंबर में आर्मगेडॉन की ग्रैंड फिनाले में जगह बना ली है। देखिए ये दूसरा इवेंट है, ठीक है। टोटल यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, विश्व शतरंज आर्मगेडॉन सीरीज़ मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक आयोजित होगी। तो टोटल 3 इवेंट होने हैं, ये मान के चलते हैं, एक तरीके से 3 स्टेज कह सकते हैं। तो मार्च में मान लीजिए पहला हुआ था, अब अप्रैल में दूसरा हो गया। अब जो ग्रैंड फिनाले इसका कहा जा रहा है, ये ग्रैंड फिनाले जो फाइनल होगा वो सितंबर 2023 में होगा। तो दूसरा इवेंट मतलब जो अभी अप्रैल में हुआ उसे डी गुकेश ने जीत लिया है। अब फाइनल में डी गुकेश और अब्दुसातरोव, इन दोनों फिर से ये दोनों ने फाइनल में फिर से जगह बनाई है। अब देखना होगा कि वहाँ कौन फाइनली जीतता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडॉन एशिया और ओशनिया स्पर्धा जीती है, ये हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता? ऑप्शंस हैं भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ज़ायकोव डी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है भारत बायोटेक। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ये कहाँ आयोजित हुई? अमेरिका के वॉशिंगटन में। भारत बायोटेक व्यापक श्रेणियों में VIE क्या है? यहाँ पे वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के उम्मीदवारों में से एकमात्र भारतीय कंपनी थी। जैसे सबसे अच्छी क्लिनिकल ट्रायल कंपनी के लिए, सबसे अच्छा केंद्रीय या विशेष प्रयोगशाला, सबसे अच्छा उत्पादन या प्रक्रिया विकास। तो इन श्रेणियों में एकमात्र उम्मीदवार कंपनी यही थी, इसीलिए ये जीत गई है अवार्ड। भारत बायोटेक कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वैक्सीनों पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो बुनियादी शोध से वाणिज्यिक उत्पादन तक वैक्सीन वैल्यू चेन को कवर करता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाला पर्यटक जहाज़ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आंसर है केरल, ये है सोलर बोट। केरल ने सौर ऊर्जा से चलने वाला पर्यटक जहाज़ लॉन्च किया है। KSINC फुल फॉर्म क्या है पहले देख लेते हैं। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन। तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है। इस जहाज़ का नाम क्या रखा गया है? सूर्यांशु रखा गया है। सूर्य के ऊपर मतलब सोलर है इसीलिए।
केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव पर्यटक जहाज़ है सूर्यांशु लॉन्च की है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। सूर्यांशु नाम का यह जहाज़ वातानुकूलित है, एयर कंडीशनड है। इसमें 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। सूर्यांशु की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 75% सौर पैनलों द्वारा पूरा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? ऑप्शन हैं केरल, मुंबई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आंसर है मुंबई। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। अब ये क्यों किया जाता है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास? तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में होने वाली आकस्मिकताओं को दूर करने के लिए, उनके उपायों प्रक्रियाओं को मान्य करने के लिए हर 6 महीने में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई कहीं बहुत बड़ा तेल टैंकर है समुद्र के बीच में, या फिर जहाज़ कहीं जा रहा है तेल को लेकर के, या किसी भी चीज़ को इस तरीके से टो करके जाया जा रहा है, तो अगर वहाँ पे विस्फोट होता है या कुछ भी होता है तो फिर उन चीज़ों से निपटने के लिए इस तरह के अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अब इस अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक, ONGC और नौवहन महानिदेशालय के कई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। इन सभी ने मिल करके समन्वित रूप से इस अभ्यास के आयोजन में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस किताब के लेखक कौन है? रोमिला थापर, नंदिनी दास, अरुंधति रॉय, अंजलि रावत। तो आंसर है नंदिता दास। नंदिता दास द्वारा लिखित कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक है। यह पुस्तक इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच प्रारंभिक आधुनिक काल में संबंध पर विचार करती है। ये हैं नंदिनी दास। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय संविधान का कौन सा भाषाई संस्करण लॉन्च किया गया? ऑप्शंस है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो आंसर है डोगरी। डोगरी भाषा में भारत ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया। डोगरी भारत के जम्मू, हिमाचल के कांगड़ा, उत्तरी भारत के कुछ प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं। उनमें से एक है डोगरी, जिसे 2003 में शामिल किया गया था। 2003 में और कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया था? एक है डोगरी और बोडो, संथाली, मैथिली। इन चारों भाषाओं को सन 2003 में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इसका आंसर तो डोगरी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। इन्होंने डोगरी भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण का विमोचन किया। चलिए अब लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किए गए टेम्पो मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण की निगरानी करना। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC में आजीवन सदस्यता पाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? तो ये चारों शामिल हैं और इनके अलावा सुरेश रैना भी शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डालना भूल गया था मैं, इनमें से कोई नहीं। भारत किन देशों के साथ कनेक्टिविटी पहल पर बात करेगा? तो आंसर है बांग्लादेश और जापान के साथ। दुनिया के पहले एशियाई राजा, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? एशियन किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। हाल ही में सोलर क्लॉथ बैग ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया? कर्नाटक। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव से। ओके, थैंक यू। ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।